बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जहाँ एक अच्छी खबर पाकिस्तानी सियासत में ये आई कि इत्तफाक राय से निगरान वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर इत्तफाक हो गया और अनवारुल हक काकड़ जो इंतहाई गैर मुतनाज़ा सियासी शख्सियत हैं बलूचिस्तान से, उनका नाम सदर मुमलिकत ने भी अप्रूव कर दिया जब वज़ीर आज़म ने उन्हें समरी भिजवाई। अल्हम्दुलिल्लाह अब 14 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। और उसके साथ साथ ख़ारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर हम देखें तो ना ख़त्म होने वाली नाज़रीन एक स्टोरी साइफ़र की, यानी एक डिप्लोमेटिक केबल जो पिछले से पिछले बरस जब उस वक्त के पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ख़ान ने PTI की गवर्नमेंट को वो साइफ़र अरसाल किया। अब उसमें एक नया एंगल ये सामने आया है कि ये साइफ़र एक अमेरिकी डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर छप गया है और उसके ऊपर दावा किया गया है कि उन्हें ये साइफ़र पाकिस्तान से मौसूल हुआ। उसके को आथर मिस्टर मुर्तज़ा भी हैं। ये कौन है, ये साइफ़र कैसे अमेरिका पहुंचा, इस साइफ़र ने पाक अमेरिका ताल्लुकात पे कैसे दरारें डाली और इसके पस मंज़र में क्या कहानी है, साइफ़र क्या होता है और इसकी सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाया जाता है। हमारे साथ आज इंतहाई मंझे हुए साबिक पाकिस्तानी सफारतकार, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं एजाज़ चौधरी साहब, और उसके साथ साथ वजारत ख़ारजा में सबसे सीनियर तरीन पोजीशन पे रहे, सेक्रेटरी ख़ारजा रहे और वजारत ख़ारजा को हेड किया। पाक अमेरिका ताल्लुकात के उतार चढ़ाव के ऐनी शाहिद हैं। एजाज़ चौधरी साहब, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में शिरकत का बहुत शुक्रिया। एजाज़ चौधरी साहब, साइफ़र के ऊपर तो बहुत सारी कहानियाँ पहले आ चुकी है, लेकिन अब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट आई है कि अमेरिकी डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट इंटरसेप्ट ने दावा किया है कि ये साइफ़र हमारे पास पहुंच चुकी है और उनका दावा है कि उन्होंने ये साइफ़र द इंटरसेप्ट ने, यानी डिजिटल न्यूज़ मैगज़ीन ने ये साइफ़र छाप भी दी। तो पहले तो तमाम तर पहलुओं के बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, जान चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं, साइफ़र तो एक इंतहाई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है और ये एड्रेसेस को ही पहुंचाया जाता है, लेकिन इसका अब अमेरिकी मैगज़ीन तक पहुंचना और उनका दावा कि यह हमें पाकिस्तान से वसूल हुआ, और इस मौके पे ये कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है और इससे एक मरतबा फिर पाक अमेरिका ताल्लुकात पे क्या कोई मनफी असरात मुरतब होंगे? देखिए, पहले तो इस जो टेक्स्ट छपा है जी। उसकी ऑथेंटिसिटी पे सवालात हैं। ये नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं है, क्या ये वही साइफर को रिप्रोड्यूस किया गया है या कोई और किसी ने अपनी कहानियां गढ़ी हैं। और इसके ऊपर वो खुद कह रहे हैं कि जी हमारे पास भी कोई ऑथेंटिसिटी टेस्ट करने का जरिया कोई नहीं था जी। और ये कि भाई एक ऐसा मिलिट्री सोर्स है जिससे हमें आया है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर इसकी क्रेडिबिलिटी पे बड़े बड़े सवालिया निशान, बहुत सवालिया निशान है और इसकी बुनियाद पर इतना ज्यादा यानी किसी नताइज पे पहुंच जाना शायद दुरुस्त ना होगा। एजाज साहब, ये बताइए कि जब ये साइफर आता है, यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी सफरा हैं वो अपनी सिचुएशन रिपोर्ट साइफर लैंग्वेज के ज़रिए यानी कोडेड वर्ड्स में भिजवाते हैं, फिर डी कोड होती है। बाज़ ममालिक से तो इंतहाई अहम ये साइफर्स होते हैं, यानी सिचुएशन रिपोर्ट ख़ास तौर पे जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और दीगर अहम ममालिक में जो आती हैं। तो इसकी कुछ हमें ये बताइए, हम आपसे उसकी इनसाइड चीज़ें नहीं पूछेंगे, एक इसका प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ बताइए कि ये ब्रीच हुआ, यहाँ से ये निकली और फिर अल्टीमेटली कुछ पॉलिटिकल हाथों में लगी, तो कुछ फॉरेन ऑफिस में जो इसका सिक्योरिटी प्रोसीजर है उसके बारे में बताइए कि अहम डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग साइफर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है और कैसे यकीनी बनाया जाता है कि जिन तक ये जा रही है उसके अलावा कहीं इधर उधर ना हो सके। जी, साइफर एक खुफिया मरासला है जो हमारे सुफरा भेजते हैं जी वजारत खारजा को, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपनी हुकूमत को ये बताया जा सके कि यहाँ क्या सोच कार फरमा है जी और इससे आपको पॉलिसी साजी में कोई मदद मिल सकती। इसके अलावा इसका और कोई वो इस्तेमाल नहीं है पब्लिक मीडिया में, कहीं किसी जगह पे भी नहीं। अब कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना होता है कि भाई साइफर के कंटेंट्स जो हैं वो पब्लिक कर दिए जाए। वैसे अमेरिका की पॉलिसी है कि 25 साल बाद वो कर देते हैं, इसी तरह कुछ और मुल्कों की भी है, हमारी नहीं है।
इसकी जो डॉक्यूमेंट आता है, इसकी जो बड़ी यानी एक किस्म की मेरा ख्याल है महफूज इसकी तरसील है। वहां भी एक की होती है, एक की यहाँ पे होती है। वहां पे कोड करके वो की लगा देते हैं, मैसेज को यहाँ डी कोड करने के लिए की का दूसरा हिस्सा लगाते हैं, तब होता है। तो ये आम तौर पर तो ये लीक नहीं हो सकता, ना इंटरसेप्ट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो कॉपियां बनती हैं वो हर एक कॉपी ओरिजिनल कॉपी समझी जाती है। हर एक कॉपी, दोबारा कहिए, हर एक कॉपी ओरिजिनल समझी जाती है क्योंकि वो नंबर्ड, तो वो नंबर्ड है। यानी अगर उस पर लिखा हुआ कि नंबर 1 वजीर आजम की है, नंबर 2 वजीर खारजा की है, नंबर 3 आर्मी चीफ की, जो भी है, वो फिर जिनके नाम गई है वो दे आर अकाउंटेबल फॉर दिस। और वो ये अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट है, इसको वापस करना होता है। हम लोग तो हर 2-3 महीने बाद सारे जमा करके या डिस्ट्रॉय करके डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट देते थे, या वापस उनको भेज देते थे कि आप डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये एक बड़ा महफूज मेरे ख्याल में तरीका है कम्युनिकेशंस का। पब्लिकली कभी इसके ऊपर इस तरह की बहस छिड़ी नहीं। ये इस दफा कुछ जरा ज्यादा ये दाखिली सियासत का शिकार हो गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी मतीन साहब कि साइफर्स तो आते हैं, उसमें बातचीत भी की जाती है। कई बार जरा ज्यादा सख्त अल्फाज हो जाते हैं इस्तेमाल, कई बार जरा कम होते हैं, और ये मामूल का अमल है। लेकिन अगर फर्ज किया जाए कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जी के मुंसलिक हैं, अगर फर्ज किया ये ठीक हो, तो नेचुरली बहुत ही गैर मुनासिब अल्फाज थे। हमारे दाखिला अमूर में मदाखलत के मुतरादिफ हैं। और अगर आपको याद हो तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी यही नतीजा निकाला था कि ये अल्फाज ठीक नहीं है, डिमार्श किया जाए। और डिमार्श यानी एक एहतजाज, प्रोटेस्ट कर दिया गया। दैट शुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी मेरे ख्याल। इसके बाद ये आगे कुछ मामला उठाने की जरूरत शायद नहीं थी। बहरहाल ये एक बार फिर जिंदगी ली है इसने, लेकिन ज्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी भी सही नहीं है। और दूसरा ये कि खुद यानी लोगों ने ये कह दिया कि अमेरिका ने भी कहा कि जनाब इसमें जो बात कही जा रही है, जो मंसूब की जा रही है हमारे बंदों से, वो ठीक नहीं है और हम इसको सही नहीं समझते। तो मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से अब ज्यादा बहस आगे चलेगी। एजाज अहमद चौधरी साहब, आपने दोनों जगहों पे और उसके अलावा दुनिया भर में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर सर्व किया, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटिजिकली बड़ा अहम है और ये बायलैटरल रिलेशंस इस्लामाबाद और वाशिंगटन के इंतहाई अहम समझे जाते हैं। तो जो कंटेंट है इस साइफर का, तो क्या आप समझते हैं, आप भी सफ़ीर रहें, तो जो पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से ये साइफर आई और डोनाल्ड लू को जिस तरीके से कोट किया गया, अमूमी तौर पे हमारे एम्बेसडर्स जब ये साइफर लिखते हैं तो इसी तरह ओपनली फ्रैंकली जिस किसी सफारतकार के साथ गुफ्तगू होती है, किसी पॉलिटिकल फिगर के साथ होस्ट कंट्री में, तो ऐसे ही लिख देते हैं, फ्रैंक होते हैं, या उसमें कुछ अल्फाज का ख्याल रखते हैं। लेकिन इस केबल में तो खुल के उन्होंने डोनाल्ड लू को कोट किया और पाकिस्तान के बारे में जो उनके रिमार्क्स थे उनको भी कोट किया। जी देखिए, जो सफीर इंटेग्रिटी वाला होगा वो कभी भी तब्दीली नहीं करेगा, नहीं करेगा। जो उसने सुना वो उसको लिख देगा, क्योंकि ये कहीं मीडिया में तो नहीं जाना। हाँ, सीक्रेट कम्युनिकेशन। ये तो सिर्फ अपनी हुकूमत को आप एतमाद में ले रहे हैं कि जनाब पॉलिसी साजी के लिए, बिल्कुल पॉलिसी साजी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी सफीर जो है वो इसके ऊपर शुगर कोट कर दे या कोई ऐसा नहीं होता। आई थिंक बिल्कुल वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये डोनाल्ड लू की जो बात जिन लोगों ने पढ़ी है, मैंने ये साइफर नहीं पढ़ा, तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वालों ने कहा कि ये अल्फाज मुनासिब नहीं थे, इस पे एहतजाज करना चाहिए। वो एहतजाज कर दिया गया। अमेरिका की तरफ से भी ये बयानात यही आए कि जनाब ये दुरुस्त नहीं है, हमें कोई इससे तो मेरा ख्याल में इसके बाद अब कोई जवाब रहता नहीं है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। आप क्या समझते हैं, जिस तरीके से इसके को आथर मिस्टर मुर्तज़ा जो वाशिंगटन में ही वहाँ मुकीम है और वो अपने आप को एक्टिविस्ट भी समझते हैं, तो ये तमाम शुकूक व शुबात उन्हीं की तरफ जाते हैं कि चूँकि उनकी सिंपथीज़ पीटीआई के सरबराह की तरफ हैं, तो और कोई शक व शुबा, चूँकि एक साइफर की कॉपी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी
वो गुम है अभी तक, और उसके बारे में तहकीकात भी की गई। फिर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू साबिक वज़ीर आज़म ने भी एतराफ़ किया कि कॉपी उनके पास वहाँ पे थी, उनका भी एक स्टेटमेंट इसके ऊपर आया है। तो कुछ ये बताइए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस बारे में क्या कहता है? अगर कोई इंतहाई आम हसास दस्तावेज़ वजारत ख़ारजा से मिसिंग हो जाए, साइफर मिसिंग हो जाए, तो आप क्या समझते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? जी मेरा ख्याल है, लेकिन ये कानूनी मशीर ही बता सकते हैं कि उसकी कौन सी क्लॉज क्लाज। उसको करेगी, असर करेगी, कितना असर करेगी। लेकिन ये जो रेसिपिएंट है जिसने वसूल किया है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि इसको हिफाजत में रखे। हम तो लॉक एंड की में रखते थे हमेशा, और इसलिए ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी हिफाजत की जाए। जी, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो साइफर से मुतल्लिक बाज़ दीगर जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की। एक मरतबा फिर साइफर मंजर आम के ऊपर आया है। अमरीकी डिजिटल वेबसाइट द इंटरसेप्ट का दावा है कि उन्होंने ये साइफर छाप दिया है। एजाज चौधरी साहब, अब हम इसके जो सबसे ज़्यादा इसमें जो जिसे हम कहते हैं सबसे ज़्यादा की जाने वाली बात, पाक अमरीका ताल्लुकात, तो क्या वजह है कि उस वक्त में जब डोनाल्ड डू को डॉक्टर असद मजीद खान कोट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा फेथ नहीं है कतन इस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर, और हम चाहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आगे बढ़े, और अगर जब तक नहीं होता तो हम किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है। आप कुछ ये तज्जिया फरमाइए कि क्या वजूहात थी कि पिछले दौरे हुकूमत में अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार हुए। हालांकि जब वो पावर में आते हैं जो बाइडन साहब, और सिर्फ एक टेलीफोन कॉल के ऊपर बात बढ़ती गई और बढ़ती गई, और उसके बाद सर्दमहरी आ गई। सिर्फ टेलीफोन कॉल इशू था या कुछ और इश्यूज भी थे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला अगस्त 2021 में, जी। तो उसके बाद इस खित्ते में उसकी दिलचस्पी, पाकिस्तान में उसकी दिलचस्पी खासी कम हो गई। और उनके लिए एक बड़ा, उनके लिए जो मसला था कि चीन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए या उसकी राइस को रोका जाए, ये उस पर सारी तवज्जो चली गई। उसके लिए इन्होंने हिंदुस्तान का इंतखाब किया और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई, तो सारी तवज्जो उधर चली गई। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जी पाकिस्तान अब अहम नहीं रहा। सिर्फ ये है कि इस वक्त उनके लिए जो प्रायोरिटीज की थी, जो तरजीहात थी, उसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ऊपर चली गई। उसमें अफगानिस्तान से तो वो निकल चुके थे। और मैं समझता हूं कि इस बात से हमें कोई इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि अमेरिका की तरफ से हमारे समिट लेवल पे फोन आए या नहीं आए। इट डजंट रियली मैटर। हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ राब्ते हैं उनके आपस में, और ऑफिशियल लेवल्स पे भी राब्ते हैं। जब उनको जरूरत होगी और जब हमारा भी मकसद होता होगा तो कर लेंगे बात। वो तो कई बार ऐसे मौके आए हैं जब पाकिस्तान को तो बिल्कुल डार्लिंग के तौर पर देखा करते थे। तो ऐसी बात नहीं है। हमें एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंट के तौर पर ये रहना चाहिए। अगर अमेरिका को इस वक्त अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में दिलचस्पी नहीं है तो हम उनको क्यों मजबूर करें। सिर्फ ये अलबत्ता जरूर हम उनको कहेंगे और कहना भी चाहिए कि जनाब, आप ने 40 साल अफगानिस्तान की इस तबाही में हिस्सा लिया है। आप इस तरह अपने हाथ झाड़ के धो के वापस नहीं आ सकते हैं। आप आम जो अफगानी है इस वक्त वो बड़ी मुश्किल में से गुजर रहा है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आप कैसे एकदम से, आपने उनके पैसे भी रोके हुए, ये कहना तो बनता है और मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत कह भी रही है। लेकिन बिलअमूम मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहाली की तरफ चल रहे हैं। यस, हमारी यूक्रेन की पॉलिसी, यूक्रेन के ऊपर जो पॉलिसी थी रशिया यूक्रेन वॉर पे, वो उनको शायद पसंद नहीं आई है, बट डजंट मैटर।
मतलब ये तो होता है। इससे पहले भी तो अफगानिस्तान में भी तो वो हम पे इल्जाम लगाते थे कि जी आप तालिबान की बड़ी हमायत करते हिमायत थे। कर रहे हैं, हक्कानी नेटवर्क का बड़ा जिक्र करते थे। जी जी जी। तो इसलिए ये इन मामलात में हमें घबराना नहीं चाहिए कि जी एकदम से अमेरिका से दोस्ती पता नहीं खराब हो, कुछ नहीं हुआ। वो आपने देखा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पीटीआई की अपनी हुकूमत ने उसके बाद लॉबिस्ट हायर किया वहां पे, और उसके बाद कोशिश की उन्होंने कि ताल्लुकात जो है बेहतर हो जाए। मतलब उस वक्त हुकूमत में तो नहीं थे, हुकूमत से आने निकल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, बड़ी अच्छी बड़ी ताकत है, उसके साथ सब ताल्लुकात अच्छा रखना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आई उसने ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश की है, और ये कोशिश जारी रहेगी। मैं नहीं समझता कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में ये साइफर किसी भी हद तक असरअंदाज नहीं हुआ। जी जी, ये साइफर किसी भी तौर पे पाक अमेरिका ताल्लुकात पे असरअंदाज नहीं हुआ। बड़ा अहम नुकता आपने हाईलाइट किया। एजाज साहब, इसी से चूँकि चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और कमो बेश आज होगी ये 12 अगस्त और 13 अगस्त हो चुकी है, चूँकि जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा है, और 2 रोज़ बाद यानी 15 अगस्त को फाल ऑफ काबुल होगा। आप क्या समझते हैं कि 2 बरस अब अफ़गान तालिबान के काबुल में मुकम्मल होने को हैं? जो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद और काबुल में हो सकती थी वो नहीं डेवलप हुई, और पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं काबुल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इंतहाई सरदमेरी दिखाना कि उन्होंने जो TTP है उससे मुतल्लिक अपना एक सॉफ्ट कार्नर रखा हुआ है, और TTP से इस वक्त पाकिस्तान की सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हैं। आप कैसे देखते हैं तालिबान के 2 साल की इस टेन्योर को और उस दौरान उनके उठाए जाने वाले इक़दामात को, जिसके ऊपर आलमी बरादरी अभी भी नाखुश है, यानी ख़वातीन की तालीम के ऊपर पाबंदी, आर्ट्स, कल्चर, म्यूज़िक, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर पाबंदी, लेकिन सबसे बढ़ के ये कि दोहा मायदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। एजाज साहब। जी, बिल्कुल दुरुस्त। आपने आपका इब्तदाइया जो आपने बोला इंट्रो बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ी तवक्कुआत थी कि जब शुरू में आए तो ऐसा लगा कि शायद तालिबान की ये हुकूमत अपनी 1990 की दहाई के अखीर की हुकूमत से मुख्तलिफ होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने बड़ी हठधर्मी का मुजाहरा किया है। उन्होंने बड़ी वाजे ये एक एश्योरेंस दी थी कि हम काउंटर टेररिज्म में किसी को अपने अफगान टेरिटरी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन आपने देखा, हमने देखा कि TTP के हजारों कैदी जो हैं वो रहा कर दिए। उन्होंने हमारे बॉर्डर्स पे हमले शुरू कर दिए, उन्होंने हमारे शहरों पे हमले शुरू कर दिए। और मैं तो सच्ची बात है बहुत पहले से ये समझता हूँ कि TTP और TTA एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और उसकी वजह ये है कि इनका वर्ल्ड व्यू एक ही है, दोनों का वर्ल्ड व्यू एक ही है। बिल्कुल जी, एक ही है। वो इधर इस्लामी इमारात बनाना चाहते थे, ये हमारे एक्स फाटा में बनाना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दोस्ताना कदम नहीं था अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत से, और उनको पाकिस्तान ने उनके लिए बड़ी मदद की है हर लिहाज से। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान और इससे एक और भी नतीजा निकलता है मतीन हैदर साहब कि पाकिस्तान को अब चाहिए कि अफगानिस्तान को बिल्कुल एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर तस्वर करे और उसके तरह ही उनको उनके साथ डील करे। हमें कोई जरूरत नहीं है वो वहां पे कौन सी हुकूमत है, A है, B है, C है, जो मर्जी आए। सिर्फ ये है कि हमारी तरफ जो बॉर्डर है उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान को वहां पे जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हम उनसे, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो वो मेरे ख्याल में अब मामला मुझे लगता है कि पॉलिसी उस तरफ चल पड़ी है। अब हम अफगानिस्तान देखें, आपने इस दफा हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल अभी तक नहीं किया। हमने इसलिए नहीं किया कि हम सारे जो खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और सबका यही ख्याल है कि जब तक ये 3 चीजें जिनका आपने भी जिक्र किया कि इंक्लूसिव हुकूमत हो जी, और ये लेडीज की, खवातीन की तालीम हो, के ऊपर पाबंदी बंद हो, काउंटर टेररिज्म, इस पे जब तक वो अपने आप को यानी इन एश्योरेंसेस को पूरा नहीं करते हैं, इन तवक्कुआत को पूरा नहीं करते हैं, उस वक्त तक जो है नॉर्मलाइज नहीं होगा। तो हमें करना सिर्फ ये चाहिए कि इस वक्त तालिबान की जो भी हुकूमत है उसके साथ इस तरह डील करें जिस तरह एक इंडिपेंडेंट मुल्क की हुकूमत के साथ करते हैं, और हमें ना उससे कोई तवक्कुआत ज्यादा हो ना, लेकिन जहां पे वो अब पाकिस्तान के मफादात पे जिक पहुंचाएं, हमें बिल्कुल बरमला उनको कहना चाहिए कि जनाब ये आपने नहीं किया। और मैं TTP का वो मामला है जिसके ऊपर बिल्कुल उनको कहा जा रहा है कि आप ये
रवैया अपना जो है इस मामले में दुरुस्त करें। एजाज साहब, कुछ ये बताइए, चूँकि एक तरफ तो हम 14 अगस्त अपना मनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान का योम आज़ादी है, और पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भारी कीमत अदा की है। ये जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, इसमें अरबों डॉलर के नुकसानात, हमारी लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो जानें ज़ाया हुई, आवाम की, सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी दहशत गर्द तंजीमों के फुटप्रिंट्स उनके वहाँ पे महफूज ठिकाने हैं। IS खुरासान प्रोविंस है, अलकायदा है, TTP के कई फैक्शंस हैं। तो क्या समझते हैं कौन सी कुव्वतें हो सकती हैं जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर इन दहशत गर्द कुव्वतों की पुष्टपनाही कर रही हैं, और अल्टीमेटली पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है? हमें आगे बढ़ना है, हमें पाकिस्तान को आगे समाजी और इक़्तिसादी और सनती तरक्की की तरफ लेके जाना है। देखिए, अफगानिस्तान में जब भी गवर्नेंस, सेंट्रल गवर्नेंस कमजोर हुई है, दहशतगर्द तंजीमों को दुनिया भर से मौका मिला है कि वो वहां पे आके अपने कदम जमाए। ये दाइश भी आया है, अलकायदा भी आई है, अब ISKP उधर जो तालिबान से भी लड़ रहे हैं वो भी वहां आ गए हैं। इस तरह एंटी चाइना ग्रुप है, एंटी उज़्बेक ग्रुप है, एंटी ताजिक ग्रुप, सारे वहाँ पे मौजूद है, और पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान ग्रुप TTP भी वहाँ मौजूद है। तो ये बड़े दुख की बात है कि ये हमारी तवक्को पूरी नहीं हुई कि जब तालिबान आ जाएंगे और वो कहते हैं कि हमारी तो पूरे के पूरे मुल्क पे रिट है। अगर रिट है तो ये सारी दहशतगर्द तंजीमें वहां पे क्या कर रही हैं? और इसलिए तालिबान को इस वक्त ना सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बल्कि वो एक उनको दोस्त चाहिए अपने इर्द गिर्द माहौल में, और अपने इर्द गिर्द जो पड़ोस है उनका, उसमें से उनको दोस्त चाहिए ताकि इन दहशतगर्द तंजीमों को खत्म किया जा सके। वरना ये तालिबान को भी चैन नहीं लेने देंगे और अफगानिस्तान के अवाम को भी चैन नहीं लेने देंगे। आपने देखा कि बहुत सारे हमले कि तालिबान आए थे तो ISKP ने वहां पे काबुल एयरपोर्ट पे हमला किया था। बिल्कुल। तो इस वजह से ये दहशतगर्दी की जो मसला है, ये सबसे बड़ा अफगानिस्तान को खुद है, उनके अवाम के लिए, लेकिन सारे हमसायों को बशमूल पाकिस्तान बहुत बड़ा है, जिसको संजीदा लेना पड़ेगा। और इसको यूरोप और अमेरिका को भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये आज मसला हमारा है, इस खित्ते का, कल को ये फैल के पूरी दुनिया में जा सकता है। जी, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एजाज़ अहमद चौधरी साहब से हम पूछेंगे कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी ऑफिशियल रिपोर्ट्स लीक हुई हैं। क्या वजह है कि हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स हैं वो लीक हो जाती हैं? और इनसे हम पूछेंगे यूक्रेन और रूस से मुतल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी का भी। हमारे साथ रहिएगा। जी, हमारे साथ मौजूद हैं शरीके गुफ्तगू साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज़ अहमद चौधरी साहब। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम आपसे पहले ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में हमेशा बड़ी बड़ी लीक्स हुई हैं, और इन लीक्स ने पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस, क्या एक सियासी तहलका जो है वो पैदा किया। और आपने देखा, अब इस साइफर का जिक्र हो रहा है, उससे पहले एक डॉन लीक्स थी जिसने पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर सियासी भूचाल है वो पैदा कर दिया। फिर हमने उससे पहले देखा कि एबटाबाद कमीशन की खुफिया रिपोर्ट कैबिनेट डिवीज़न से लीक होकर अल जज़ीरा टेलीविज़न के ऊपर नमूदार होती है। तो कुछ ये बताइए, आप सरकार में रहे, बहुत तवील अरसे तक सरकारी राजों के आप अमीन रहे, ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ ये तमाम तर ऑफिशियल सीक्रेट्स, ऑफिशियल चीज़ें, डॉन लीक में तो उस वक्त के वज़ीर आज़म का बिल्कुल नाम आ चुका है, और उनका नाम लेने के ऊपर तो कतन कोई पाबंदी नहीं, मियां नवाज शरीफ के ऊपर हर्फ आ रहा था कि वो और उनकी टीम ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मदरजात जो हैं वो डॉन में लीक किए। क्या वजह है कि हम अपनी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट इंतहाई सीक्रेट थी, वो लीक हो गई। ये लीक्स जब होती हैं तो आपने देखा कि इसके बहुत भयानक नताइज निकलते हैं। जी एजाज साहब। ये हमारा कल्चर है जी सिक्योरिटी का, उस तरीके हम उतना ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते हैं सिक्योरिटी को। ये तो अभी जब ये दहशतगर्दी की लहर आई तब से हमने थोड़ा सा संजीदा हुए हैं, वरना आपको पता है कि हम वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में खुला डुला माहौल रखते हैं। खुला डुला माहौल, जी बस ठीक है जी। हालांकि
हालांकि हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हर एक की एक जिम्मेदारी है। और उसको आपने जो लीक्स का जिक्र किया, तो हम्म। महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी लीक हो गई थी। अच्छा, एक तो ये। दूसरा पहलू मैं ये बताऊंगा कि कुछ हम भी, यानी जो पुरानी मामलात हो जाते हैं, जिस तरह बाकी मुल्क करते हैं 20-25 साल बाद उनको खुद वो रिलीज कर, डीक्लासिफाई कर देते हैं, बिल्कुल। डिक्लासिफाई कर दें, ताकि अपनी आपकी अवाम को। हम्म। मैं अमेरिका में कई बार वहां पढ़ा भी हूँ, रहा भी हूँ, तो जब किसी से पूछूं कि जनाब इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, तो वो कहता है जी मुझे नहीं पता, या हम्म। मेरा मालूमात इतनी नहीं। आप मुकम्मल यहाँ पे खामोशी, किसी मुकम्मल खामोशी। आप यहाँ पे किसी से भी पूछ लें कोई भी मामला, वो इस तरह जवाब देगा जैसे वो भी, मतलब है कि बिल्कुल वो चीजें सारी पढ़ के आया हुआ। माय तो गुडनेस। ये जरूरत नहीं है, ना कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है। आप कह दें कि भाई मुझे नहीं इसका पता। तो एक कल्चरल इशू है, और कुछ हमारा ये है कि पुरानी चीजों को हम करते नहीं है, तो फिर वो लीक हो जाता एजाज चौधरी साहब, अभी आपने देखा कि अब निगरान वजीर आजम का ऐलान हो चुका है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गवर्नमेंट जो है वो सुबकदोश हो चुकी है। कितना फ़र्क था पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी में? मौजूदा गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने ब्रेकफास्ट पे सहाफ़ियों से जो इंटरेक्शन किया, उसमें बार बार वो कह रहे थे कि पिछले दौरे हुकूमत में खारजा पॉलिसी का डिज़ास्टर हुआ, और इस पीडीएम के दौरे हुकूमत में हमने कोशिश की कि ताल्लुकात को रिपेयर किया जा सके। तो आप वाकई समझते हैं कि मौजूदा ये जो सुबकदोश होने वाली हुकूमत है, इसने खारजा पॉलिसी के जो की चैलेंजेस थे उनके ऊपर किसी हद तक काबू पाया? जी, किसी हद तक जी मिक्स्ड रिजल्ट है। हाँ। मिसाल के तौर पर चीन के साथ दोबारा गर्मजोशी बढ़ी है, जो बड़ी ही खुशी की खबर है। और सी पैक जो है उसके साथ पाकिस्तान का एक इक़्तिसादी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। तो ये अच्छा है, एक अच्छा कदम इन्होंने उठाया है। ईरान के साथ भी हम बिल्कुल, हालांकि हमसाया मुल्क है, सैंक्शंस की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन और भी तो तरीके हो सकते हैं। ट्रू। उधर भी थोड़े से कुछ इकदाम उठाए गए हैं, ये मेरे ख्याल में अच्छी खबर है। अफगानिस्तान के साथ कामयाबी नहीं हुई है, नहीं हुई। बदकिस्मती से वहां दहशतगर्दी चल रही है। और हिंदुस्तान के साथ भी कामयाबी नहीं हुई है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का कसूर कम है, हिंदुस्तान का ज्यादा है, क्योंकि वहां मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है वो पाकिस्तान को किसी किस्म के ताल्लुकात रखना नहीं चाहती है। तो इसमें तो पुरानी हुकूमत किया और मौजूदा हुकूमत किया, ये सिलसिला जो है वो उसी तरीके से चल रहा है। अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो थोड़ा सा सर्दमहरी का शिकार हो गए थे, लेकिन उसमें भी अब थोड़ी कोशिश की जा रही है कि उनमें भी बेहतरी लाई जाए। तो यूक्रेन के मामले में इन्होंने जो पोजीशन ली है, मैं समझता हूँ कि वो एक लिहाज से तो ठीक है कि जो हॉस्टिलिटी सीज करें और पीसफुल सेटलमेंट, पीसफुल सोल्यूशन ढूंढें। जी। लेकिन एक और बात जो है वो ज्यादा जोर से कहने की जरूरत है, वो ये है कि एक बड़े मुल्क ने एक छोटे मुल्क पर हमला करके उसके एक इलाके पर कब्जा कर लिया। ये सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशन है, और इसके ऊपर खुल के कहना चाहिए कि ये रूस ने दुरुस्त नहीं। एजाज चौधरी साहब, आप यकीनी तौर पे एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं, लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी के ओहदे पर होते हुए आपने दफ्तर खारजा में यकीनी तौर पे बहुत से ऐसे एरियाज़ देखे होंगे जहां रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कुछ हाईलाइट करें कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे गवर्नमेंट को फॉरेन ऑफिस के ऊपर तवज्जो देनी होगी, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां इस्लाहात की ज़रूरत है, ताकि हम दुनिया में पाकिस्तान के बयानिए को मौसर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकें, हमारी डिप्लोमेसी मौसर हो सके, हमारा बयानिया दुनिया सुन सके, और फॉरेन ऑफिस की परफॉर्मेंस ओवरऑल बेहतर हो सके, जो यकीनी तौर पे नेशनल इंटरेस्ट में है। नहीं, देखिए, फॉरेन ऑफिस की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है मेरे जी। ख्याल में। अगेंस्ट वेरी हैवी ऑड्स हमारे डिप्लोमेट्स काम करते रहे हैं। क्या मुझे उनसे रिसोर्सेज कोई की गिला कमी नहीं है? है, क्या रिसोर्सेज की कमी है? ना किसी चीज की नहीं। देखिए, कमी मैं आपको बताता हूँ किस जी। चीज की है। जब भी फैसले हों वो हम्म। पार्लियामेंट में जाके डिबेट के बाद होने चाहिए, डिस्कशन के बाद। और मैं आपको वेरी गुड। मिसाल देता हूँ कि जब यमन में सऊदी अरब की मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रही थी, तो जी। पाकिस्तान का मामला डुबे उधर चला गया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम नहीं किसी चाहते। मुल्क पे करें। तो आपने देखा कि उन्होंने खफगी की फैसले के ऊपर कि आप जी। न्यूट्रल क्यों रहे हैं, लेकिन वो मान गए और बात ठीक हो गया। हम्म। उसके बरक्स जब जनरल मुशर्रफ आए और 9/11 हुआ, तो उस वक्त हमने पार्लियामेंट में जाने की बजाय उसी वक्त उनको कहा कि हाँ जी ठीक है, जो आपने करना है कर लें। उसके नतीजे में वो दहशतगर्दी की जंग औद कर हमारे ऊपर आ गई। तो जो चीज समझने की है वो ये है कि खारजा पॉलिसी सिर्फ दफ्तर खारजा में नहीं बनती, इसके लिए सारे स्टेक होल्डर से जो इनपुट्स आती हैं जी। और एग्जेक्टिव के पास जाए, और साथ ही साथ पार्लियामेंट को में डिबेट की जाए।
और अल्लाह ताला ने मुशावरत में बड़ी बरकत रखी है। बरकत रखी है, मुशावरत यकीनी। के बाद जो नतीजे निकलते हैं फॉरेन पॉलिसी के, तो अगर कोई मैं रिफॉर्म्स की आप बात करें, मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या काउंसिल, मैं तो उसको काउंसिल कहना चाहता हूँ क्योंकि नेशनल काउंसिल होनी चाहिए, उसमें भी जाके पाकिस्तान की खारजा डिबेट पॉलिसी होनी के चाहिए। मामला जो डिस्कस होने चाहिए। फिर आप देखेंगे कि हमारे जो फैसलों के अंदर वजन होगा और हमारे दफ्तर खारजा के लोग और भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और जाते जाते अब आखिरी मिनट है, आप सेक्रेटरी खारजा रहे, किस हद तक वज़ीर आज़म फॉरेन सेक्रेटरी की एडवाइस मुख्तलिफ ममालिक को जाते हुए, मुख्तलिफ सिचुएशंस पे अपना मौक़िफ़ देते हुए, किस हद तक उनकी जो एडवाइस है उसको वज़न देते हैं वज़ीर खारजा भी और वज़ीर आज़म भी, चूँकि अल्टीमेटली ये दोनों हज़रात पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ ममालिक को जाते हैं। और आपने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म का जब दौरा रूस था तो फॉरेन ऑफिस की एडवाइस कुछ और थी, फिर कुछ और हो गया। तो फॉरेन ऑफिस की एडवाइस को पॉलिटिकल लीडरशिप कितना वेटेज देती है? बहुत वेटेज देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो पाबंद है उसको फॉलो करने का। एडवाइस जरूर देनी चाहिए, और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव समझता है कि नहीं उसको कोई और फैसला करना है तो उसको हक है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और उसके फैसले के बाद सबको इम्प्लीमेंट करने का हक है। लेकिन खारजा सेक्रेटरी की मेरी तजर्बा ये है कि जो भी हुकूमत होती है, वजीर आजम होते हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स भी बहुत अहमियत देते हैं। थैंक यू सो मच एजाज अहमद चौधरी साहब। इनका ये कहना था कि खारजा पॉलिसी के हवाले से सेक्रेटरी खारजा की जो एडवाइस है पॉलिटिकल लीडरशिप इसे बहुत अहमियत देती है और फॉरेन पॉलिसी को यकीनी तौर पे डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और जो पाकिस्तान के मफादात हैं किसी भी सूरत में उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एजाज चौधरी साहब, एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।